Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. First of all, a very happy Diwali to all of you. आप सभी को और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, CLAT PG एस्पिरेंट्स के लिए भी दिवाली तो है, लेकिन साथ ही साथ उनके पेपर में भी बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो भाई दिवाली भी एंजॉय करनी है और पढ़ाई भी करनी है, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मत दिवाली एंजॉय करो, दिवाली भी एंजॉय करिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आपका एग्जाम है। तो आपका एक पर्टिकुलर डे जो पूरा 24 आवर्स होता है, उसमें थोड़ा सा पोर्शन एटलीस्ट इस फेस्टिवल में अपनी पढ़ाई को ज़रूर दीजिएगा। ये भी नहीं करना है सिर्फ पढ़ना और त्योहार को मौका नहीं दिया, त्योहार को टाइम नहीं दिया, नहीं। याद है मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि रिलैक्सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी करो, आपको खेलना पसंद है खेलो, मेडिटेशन करना पसंद है वो करो, वॉक करना पसंद है वो करो, जो भी है। तो फिलहाल के लिए जब फेस्टिवल के दिन चल रहे हैं, तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम वो एंजॉयमेंट वाला जो पार्ट था, रिलैक्सेशन वाला पार्ट था, उसको हम फेस्टिवल में डेडिकेट कर सकते हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए आज मैं लेके आई हूँ 2020 के लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। जी हाँ, क्लैट पीजी 2024 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबको पता है कि पिछले 4 साल के जजमेंट्स हमारे लिए पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं 2022 के जजमेंट डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं 2021 के कर चुकी हूँ, अब मैं 2020 के लेके आई हूँ। साथ ही साथ 2023 के भी जजमेंट हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहे हैं और इस पे अभी और सेशंस में लेके आऊंगी डेफिनेटली। लेकिन पहले मैंने कहा थोड़ा सा बैकलॉग पीछे का क्लियर कर लेते हैं, लोगों को ये गलतफहमी ना रहे कि हमें 2021 बिल्कुल छोड़ के जाना है, उतना भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बिफोर मूविंग विद द फर्दर सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अनअकैडमी के सारे ऑफर्स पे 20% ऑफ चल रहा है, सारे मतलब कोर्सेज पे 20% ऑफ चल रहा है। जी हाँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन या फिर जो टारगेट है आपका क्लैट पीजी का, जो भी साल का पेपर देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑफर वैलिड रहने वाला है 14 नवंबर तक। तो बिल्कुल भी देरी मत करो, जल्दी जल्दी से एनरोल कर लो अपने प्रिपरेशन के हिसाब से अपने पर्टिकुलर कोर्स में। लेकिन मत भूलना एम सिंह 10 ये कोड यूज करना, क्योंकि इसको यूज करने पे आपको 20% ऑफ मिलेगा। ऑल्सो क्रैश कोर्स बैच हमारा चल रहा है क्लैट पीजी 2024 के लिए। अगर आप देने वाले हैं ये एग्जाम और अभी तक आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी हल्की चल रही है, तो उसको भारी बनाने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए आप चाहें तो हमारा ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, जिससे कि आपको इस पर भी डिस्काउंट मिल जाए। क्लैट पीजी में साथ ही साथ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ये कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डेडिकेटेड कोर्स है। कोई भी एग्जाम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है उसको ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को बनाया गया है। अगर आप सिर्फ ये पेपर पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन क्योंकि जैसा कि दिख रहा है मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ, तो ये कोड यूज करना मत भूलना। ऑफर आपको इसी कोड को यूज करके मिलेगा। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम आप जब भी हमारा ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पर मॉक टेस्ट एंड क्विजेस कंडक्ट होती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। ऑल्सो one of the most important announcement for upcoming ओपन मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया क्लैट पीजी 2024 ओपन मॉक टेस्ट होने वाला है। कब होने वाला है? ये होने वाला है 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करो एंड देन आप यहाँ पर ओपन मॉक दे सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, लेकिन एनरोल आपको करना पड़ेगा। एनरोल करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना मत भूलना, डेट याद रखो 18 नवंबर। अब जो कि आप ओपन मॉक देने में इंटरेस्टेड हो तो सीधी सी बात है, आप मॉक टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। 1600 में आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है क्लैट पीजी पैटर्न पर बेस्ड। लेकिन मत भूलना ये कोड यूज करना, इसको यूज करने के बाद आपको 1600 पर एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रहे, अगर आप हमारा कोई भी बैच परचेज करते हो तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, लेकिन अगर आपने हमारा बैच नहीं लिया है तो फिर आपको इतना तो पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये देख पा रहे हो आप मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पे, ये आपको क्या दिख रही है? ये आपको फ्री क्लासेस दिख रही हैं। जी हाँ, ये स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस हैं जो मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लेती हूँ। बहुत सारी आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस दिख रही हैं इस तरीके से। तो इन फ्री क्लासेस का उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात है, आपका क्लैट पीजी 2024 की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना। आप देख सकते हो इस पर मैं पीवाईक्यू डिस्कशन करती हूँ, इस पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जजमेंट्स भी पढ़ाए हैं, साथ ही साथ मैं इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के करा रही हूँ।
और अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी करा रही हूँ, अब मैं जूरिस्प्रूडेंस के भी कराऊंगी। तो आपके लिए एक मेजर अनाउंसमेंट ये है कि पूरे नवंबर में आपको बहुत सारे सेशंस स्पेशल फ्री लाइव क्लास में देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आपको जाना है अनअकैडमी पे, मेरी प्रोफाइल पे मंजरी सिंह सर्च करके, एंड इस तरीके से आपको ये फॉलो बटन दिख रहा होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है एंड फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं कोई भी क्लास शेड्यूल करूंगी। जी हाँ, अपकमिंग 14th ऑफ नवंबर से लेकर 30th नवंबर तक बहुत सारे सेशन मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ जो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हम इसमें जजमेंट्स का डिस्कशन करेंगे। सीधी सी बात है, क्लैट पीजी के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके। अगेन कह रही हूँ, इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी तो अवेल करनी चाहिए ना, डेफिनेटली। ये रहा टेलीग्राम का QR कोड, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमारा चैनल तो फटाफट से इसको स्कैन करो, मेरा चैनल ये ज्वाइन कर लो, आपको मेरी क्लास की अपडेट्स इस पे मिलती रहेंगी, साथ ही साथ मेरे द्वारा बनाया गया यूट्यूब वीडियो की अपडेट्स आपको इस पे मिलती रहेंगी। अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला केस जो आपका 2020 का है इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, दैट इज राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोरा एंड अदर्स। इस केस में क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा था यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को टू पब्लिश द पेंडिंग क्रिमिनल केसेस ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। आपको पता है कि जितने भी कैंडिडेट्स आपके होते हैं, ठीक है, जो भी हम इलेक्शंस लड़ते हैं, तो कई सारे केस लॉज इस पे ऑलरेडी आ चुके हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स फॉर एग्जांपल, जिसमें ये कहा गया था कि जो हम सिटीजन्स होते हैं हमें हक होता है अपने कैंडिडेट्स के एंटीसीडेंट्स के बारे में जानने का। ना व्हाट इज एंटीसीडेंट्स? एंटीसीडेंट्स मतलब कि उसने पिछले उसके क्या कर्म हैं, ठीक है, उसके क्या काम उसने करे हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसकी एजुकेशन क्या है, हमें पता होना चाहिए हम वोट किसको करने जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि आपको अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पेंडिंग क्रिमिनल केसेस के बारे में पब्लिश करना पड़ेगा। वही बात हो गई, आपको अपनी पब्लिक को बताना पड़ेगा कि हमारे कैंडिडेट कहाँ से आ रहे हैं। बेंच इसमें थी जस्टिस RF नरीमन एंड S रविंद्र भट्ट की, ठीक है। नाउ क्या हुआ था इसमें डिटेल में अगर देखें तो कोर्ट ने इस केस में मैंडेट करा था, यस इट वाज कंपलसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉलो द सर्टेन डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था, जिसके चलते उनको ये मेक श्योर करना था कि जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स का वो ना हो पाए। जो भी पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स जो है दे आर कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शंस, उनके बारे में सिटीजन्स को मालूम होना चाहिए। तो उनसे कहा गया कि मैंडेटरली वेबसाइट्स को अपडेट करिए विद द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स जिनका पेंडिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पेंडिंग क्रिमिनल केसेस जो भी हैं उसके बारे में अपडेट करिए, पहली चीज। दूसरा, ग्राउंड्स बताइए कि आपने उन कैंडिडेट का सिलेक्शन किस पे किया है, मेरिट एंड क्वालिफिकेशन रादर देयर एबिलिटी टू गैदर द वोट्स, ठीक है, आपको मेरिट एंड क्वालिफिकेशन बताना पड़ेगा। आपको ये नहीं बताना है कि वो भाई बहुत भारी मात्रा में वोट इकट्ठा करने की कैपेसिटी थी उनके अंदर तब हमने उस पर सेलेक्ट किया है। तीसरा पॉइंट बोला कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी पड़ेगी लोकल वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में एज वेल एज नेशनल न्यूज़पेपर, जो ऑल इंडिया आपका न्यूज़पेपर चलता है उसमें भी आपको पब्लिश कराना है, साथ ही साथ जो लोकल एरियाज में न्यूज़पेपर चलते हैं आप उसमें भी ये पब्लिश करवाओगे। टाइम लिमिट दे दी इस पब्लिकेशन के लिए कि जब वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है उसके 48 घंटे के अंदर आपको ये पब्लिश कराना होगा। साथ ही साथ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कंप्लायंस, आपने इलेक्शन कमीशन की इस डायरेक्शंस का कंप्लायंस किया है, डायरेक्शंस इलेक्शन कमीशन की जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं आप उसको कंप्लाई कर रहे हो, आप इसकी रिपोर्ट भी सबमिट करोगे विद इन 72 आवर्स। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो था क्या, फेलियर इन फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस मस्ट इनेबल द EC, अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना है, नॉन कंप्लायंस नोटिस लेके आना है उस पार्टी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट जहां डायरेक्शन खुद दे रही है वहां पर वो इलेक्शन कमीशन को ये भी कह रही है कि आपको मेक श्योर करना है कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने नॉन कंप्लायंस नोटिस। ये जजमेंट जो था एक मेजर स्टेप देखा जाता है टुवर्ड्स कर्बिंग द अलार्मिंग राइज इन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कंट्री में जो भी पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन होने के चांसेस हैं उसको कर्ब करने के लिए, उसको दबाने के लिए स्टेप उठाया गया है। नाउ सेकेंड आता है, अच्छा बहुत सारे केसेस होंगे इसमें, हो सकता है आप लोग पढ़ भी चुके हो, 2020 की बात है, और कई केसेस ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि पिछले 2-3 साल में जो हो चुका है उससे रिलेटेड कोई एस्पेक्ट नया ना जुड़ा हो या फिर किसी और रेफरेंस में पूछा जा सकता है ना,
तो इसलिए पढ़ तो जरूर लीजिएगा। सेकेंड केस यहाँ पर आता है परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन नेवी एंड आर्मी, ये सबको पता होगा। दिस केस वाज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया, एटलीस्ट इस नाम से याद होगा, बबीता पुनिया वाला केस, जिसमें क्या हुआ था कि जो विमेन है नेवी और आर्मी में उनको परमानेंट कमीशन देने की बात हुई है। बेंच थी जस्टिस ऑनरेबल डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भाई 17 फेब को 2020 को एक बहुत बढ़िया सा जजमेंट दिया था। इंडियन आर्म फोर्सेस के कैलेंडर में एक इंपॉर्टेंट डेट एड ऑन हो जाती है। पहली बार इंडिपेंडेंस से अगर हम बात करें तो जो फीमेल्स हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस को बिलोंग करती हैं उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट किया गया आर्मी में। फीमेल्स हैड बीन स्ट्रगलिंग, इस राइट को अटेन करने के लिए बहुत सालों से फीमेल्स स्ट्रगल कर रही थी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपना जजमेंट डिलीवर करते टाइम कहते हैं कि at the stage of opting for the grant of permanent commission, all the choices for specialization shall be available to women officers on the same terms as for the male SSC officers. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का कहना है कि जब परमानेंट कमीशन को ग्रांट करने का ऑप्शन होगा फीमेल्स के सामने, तो जितनी भी स्पेशलाइजेशन की चॉइसेस हैं वो सब उनको दी जाएंगी उन्हीं सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर जैसा कि मेल एसएससी ऑफिसर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा कि जो विमेन के एसएससी ऑफिसर्स होंगी उनको एंटाइटल्ड होगा, दे विल बी एंटाइटल्ड कि वो अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सके फॉर बीइंग कंसिडर्ड फॉर द ग्रांट ऑफ पीसीज ऑन द सेम टर्म्स एज देयर मेल काउंटरपार्ट। ठीक है, अब वो भी ध्यान रख के दे विल आल्सो मेक श्योर कि उनको उसी तरीके की कंडीशंस वगैरह सब बताई जा रही हैं। The judgment upheld the directive principle of equality by providing access to permanent commission to female populace। तो फीमेल पॉपुलेशन को बराबर का दर्जा देते हुए इक्वालिटी का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था जजमेंट ने वो चीज को अपहेल किया है। नेक्स्ट केस यहाँ पर आपका आता है इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। ऑब्वियसली इस केस के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको केस मालूम है, जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के टाइम पर जब इंटरनेट बैन हुआ था तो उस वक्त पे ये केस हुआ था क्योंकि वहां पे अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया था। तो तब कहा गया था कि इंटरनेट जो है फंडामेंटल राइट है, एंड फिर आर्टिकल 21 का हमारा एक्सपेंशन कर दिया जाता है इंटरनेट को फंडामेंटल राइट कंसिडर करते हुए। यहाँ पे बेंच थी जस्टिस एन.वी. रमना की एंड वी रामासुब्रमण्यम की। क्या हुआ था इस केस में, अनदर ये इंपॉर्टेंट जजमेंट था जिसमें राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को अपहेल करा गया, जिसने डिक्लेयर किया कि राइट टू इंटरनेट जो है ये पार्ट एंड पार्सल है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड टू द सिटीजन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम एक्सरसाइज करते हैं, उसका हिस्सा मानते हुए यहाँ पर राइट टू इंटरनेट को उसका पार्ट एंड पार्सल बताते हुए इम्पोर्टेंट बताया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया यहाँ पर, सॉरी ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जो बैन इंटरनेट सर्विसेज पे लगाई गई है इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वो अनरीजनेबल है एंड वायलेटिव ऑफ द अबव मेंशन्ड आर्टिकल, दैट मींस आर्टिकल 19(1)(a। क्यों, क्योंकि इंटरनेट पे आज के टाइम में इंटरनेट एक माध्यम है हमें हमारी बात रखने का। यू पीपल नो कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी बात को रखते हैं। हर इंसान आजकल अपनी बात को 1-to-1 ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर अगर आप बैन कर रहे हो तो सीधी सी बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर किसी का भी कर्टेल कर रहे हैं। जस्टिस एन.वी. रमना ने ऑर्डर करा रेलेवेंट अथॉरिटीज को कि एक बार रिव्यू करिए द नीड फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर पास्ड अंडर 144 को एक बार रिव्यू करने के लिए कहा गया। जो भी ऑर्डर्स दे रखे हैं आप इसको प्लीज कंसिडर करिए। कोर्ट ने बिलीव किया कि जो सस्पेंडिंग टेलीकॉम सर्विसेज है, टेलीकॉम सर्विसेज जो सस्पेंड कर दी गई हैं, अब चाहे उसमें इंटरनेट का नाम ले लो या और भी अदर सर्विसेज जो हैं, ये एक ड्रास्टिक मेजर है एंड दैट पासिंग एन ऑर्डर दैट सस्पेंड्स, ऐसा ऑर्डर पास करना जो इंटरनेट को इनडेफिनेटली सस्पेंड कर रहा है, ये हाईली इम्परमिसिबल है। किसमें, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स ऑफ 2017। उस टाइम पे कोर्ट ने कहा था कि आप अगर करना भी चाहते हैं तो आप एक डेफिनेट टाइम पीरियड बताइए, आप इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट केस यहाँ पर आता है जिसमें कहा गया रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। क्या था केस का नाम, मुकेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। बेंच थी यहाँ पे जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता की। नाउ क्या हुआ यहाँ पे, कौन से रिजर्वेशन की बात हो रही है आखिर यहाँ पे। अनदर लैंडमार्क जजमेंट जो इस 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट वाज कि स्टेट इज नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन टू SC and STs गारंटीइंग द प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में SC ST को प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, इसके रिगार्डिंग कोर्ट कह रही है कि स्टेट बाउंड नहीं है रिजर्वेशन करने के लिए। बेसिकली कम शब्दों में मैं बताऊं
तो गवर्नमेंट जॉब में जब प्रमोशन होना होता है तो उसके लिए रिजर्वेशन की बात SC/ST के लिए करी गई है। तो कहा जा रहा है, कोर्ट ने कहा कि स्टेट बाउंड नहीं है रिजर्वेशन देने के लिए, स्टेट चाहे तो दे, स्टेट चाहे तो ना दे। कोर्ट ने फर्दर कहा कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। देयर बाय कोर्ट को बार कर रही है फ्रॉम इशूइंग द मैंडेमस। कोर्ट्स को कह रही है, हाई कोर्ट्स को, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रही है तो वो बाकी की कोर्ट्स को कह रही है कि भाई आप मैंडेमस मत इशू करिए इस चीज को रिजर्वेशन के लिए। ऑनरेबल बेंच ने ये कहा कि जो कलेक्शन है क्वांटिफिएबल डेटा का, जो रिप्रेजेंटेशन देता है SC/ST का, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर स्टेट्स इफ दे सीक टू अब्सटेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग सच रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं तो आप क्वांटिफिएबल डेटा बिल्कुल मत लीजिए, उसको आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर देना होता है वहां पे डेटा आपको कलेक्ट करना जरूरी है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर स्टेट्स को देता है जिसमें SC/ST के लिए रिजर्वेशन किया जाता है। बेंच ने कहा एज सच जो कलेक्शन ऑफ डेटा है रिगार्डिंग इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर ऑफ SC एंड ST ये प्री रिक्विजिट है रिजर्वेशन देने के लिए। ठीक है, कि जहां तक हम बात करते हैं जब हमें रिजर्वेशन देना होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, तो उस वक्त पे हमको इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड जब स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहती है। Not being bound to provide reservation in promotion, the state is not required to justify its decision on the basis of quantifiable data showing that there is adequate representation of members of SCs and STs। कोर्ट का कहने का मतलब है अगर स्टेट रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है तो आप डेटा मत कलेक्ट करो। ये नहीं है कि अगर आपने रिजर्वेशन नहीं दिया है तो भी आपको डेटा कलेक्ट करके ये दिखाना है कि देखो भाई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। नहीं, आपको नहीं देना है, आप मत रिप्रेजेंट करिए, आप मत डेटा कलेक्ट करिए। अगर लेकिन आपको देना है रिजर्वेशन तो आपको इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट केस कम्स हियर इज पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे SC/ST एक्ट 1989 का जो था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करी गई थी। बेंच थी जस्टिस अरुण मिश्रा की, जस्टिस विनीत सारण एंड जस्टिस S रविंद्र भट्ट की। क्या हुआ था इस केस में? कोर्ट ने इस जजमेंट में अपहेल्ड करा था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट। 2018 का जो अमेंडमेंट था SC/ST एक्ट में उसको यहाँ पर अपहेल्ड किया गया। ये अमेंडमेंट लाया गया था मार्च 2018 में, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिवर्स करने के लिए किया गया। इसमें क्या था? This amendment was brought forth to reverse the judgment of March 2018 that introduced safeguards that prevented the misuse of। भाई मिसयूज ना हो सके इस एक्ट का, इस वजह से कुछ सेफगार्ड्स लाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, एंड उसके चलते क्या हुआ, अमेंडमेंट लाया गया 2018 का। हाउएवर ये जो डिसीजन था इसकी वजह से मासिव प्रोटेस्ट हुआ था SC/ST कम्युनिटी में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वही जो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कुछ सेफगार्ड लेके आए, क्योंकि कई हद तक देखा गया था कि मिसयूज हो रहा है, तो अब उस सेफगार्ड के अगेंस्ट अमेंडमेंट आ गया। कोर्ट ने अपने व्यूज को सेटल्ड किया इन कंसोनेंस विद पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट दैट एम्ड एट नलीफाई द इफेक्ट ऑफ, क्या जजमेंट था, काशीनाथ महाजन जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जो और उसके चलते सीधी सी बात है उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया। ऑनरेबल जजेस ने कहा कि जो काशीनाथ महाजन डायरेक्शंस है, अब इस केस में कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट अपने व्यूज को सेटल डाउन कर रही है पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि डाइल्यूट जो कर रहा था प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को, जो जजमेंट उसमें ये अपना क्या कहती है। ऑनरेबल जजेस कह रहे हैं कि जो काशीनाथ महाजन का जो हमने डायरेक्शन दिया था वो एक अनड्यू बर्डन डालता है SC/ST पर्सन्स पे जिन्होंने कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी सफर करी है, जबकि जस्टिस भट्ट डिलीवर कर रहे हैं कंकरिंग ओपिनियन कहते हुए कि लिबरल यूज ऑफ द पावर टू ग्रांट द प्री अरेस्ट बेल वुड डिफीट द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कोर्ट का कहना है, यहाँ पर जस्टिस भट्ट का कहना है कि प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करना, अरेस्ट होने से पहले ही अगर आप प्री अरेस्ट बेल दे रहे हो, पहले एंटीसिपेटरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो प्री अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट करने की जो पावर है, अगर उसका लिबरल इस्तेमाल हो रहा है तो ये पार्लियामेंट के इंटेंशन को डिफीट कर रहा है, जिस वजह से लाया गया था। तो बेसिकली यहाँ पर अब इस वाले जजमेंट में क्या हो गया, अमेंडमेंट से मिलती जुलती हुई चीजें जजेस ने कह दी, अभी सेटल डाउन हो गया मामला, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट केस आता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस RBI का। इसमें क्या हुआ था कि RBI का जो बैन था ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेड हो रहा था उसको बैन को RBI का क्वैश कर दिया गया। बेंच थी जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस V रामासुब्रमण्यम।
इसको कहते हैं फेमसली क्रिप्टो करेंसी जजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज नोन फॉर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन टू लिफ्ट द रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पे इसको माना जाता है क्योंकि जो इम्पोज किए थे रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज पे जो वर्चुअल करेंसीज के साथ डील कर रहे थे, तो उन पे आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, लिफ्ट अप कर दिया उन रिस्ट्रिक्शंस को। कोर्ट ने वैलिडेट किया यहाँ पे ग्राउंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी यू पीपल नो कि हमेशा हर चीज एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, इम्बैलेंस किसी भी चीज में नहीं हो। तो कोर्ट ने यहाँ पे ग्राउंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को वैलिडेट करा बाय सेटिंग असाइड द सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई। जो आरबीआई का सर्कुलर जो इशू हुआ था जिसके चलते वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, उसको सेट असाइड कर दिया कोर्ट ने, एंड दैट वाज रिगार्डिंग प्रिवेंटिंग रेगुलेटेड एंटिटीज फ्रॉम प्रोवाइडिंग, कि आप लोग बैंकिंग सर्विसेज नहीं देंगे टू दोज जो लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं या फिर वर्चुअल करेंसीज में जो लोग ट्रेड फैसिलिटेट कर रहे हैं। आरबीआई का ये सर्कुलर था, कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर दिया। कोर्ट ने कहा when the consistent stand of RBI is that they have not banned virtual currencies, जब वो बराबर ये कह रहे हैं कि हमने वर्चुअल करेंसी को बैन नहीं किया है, and the government of India is unable to take a call despite several committees coming up, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कॉल ही नहीं ले पा रही है जबकि कई सारी कमिटी सेटअप हो चुकी हैं with several proposals including 2 draft bill, इसमें 2 ड्राफ्ट बिल हैं, both of which दोनों exactly opposite बात कर रहे हैं। So it is not possible to hold that impune measure is proportionate, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि जो ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स है आरबीआई का, इट इज टोटली अनजस्टिफाइड। तो कुल मिला के आपको याद ये रखना है कि आरबीआई ने जो वर्चुअल करेंसीज को लेके ट्रेडिंग पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसको क्रैश कर दिया। नेक्स्ट केस आता है अभिलाषा वर्सेस प्रकाश एंड अदर्स का, दैट वाज रिलेटेड टू कि अनमैरिड हिंदू डॉटर जो है वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जी हाँ, यहाँ पे अनमैरिड हिंदू डॉटर की बात हो रही है, हम माइनर मेजर नहीं बोल रहे, हम अनमैरिड बोल रहे हैं। बेंच है जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी एंड जस्टिस एम आर शाह। ना मेन इशू जो था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कंसिडर किया था वो ये था कि क्या हिंदू अनमैरिड डॉटर को मेंटेनेंस अपने फादर से 125 सीआरपीसी में मिल सकता है ओनली टिल शी अटेन्स मेजॉरिटी, सिर्फ मेजॉरिटी अटेन करने तक मिल सकता है, या फिर वो अनमैरिड जब तक है तब तक वो ले सकती है, क्योंकि माइनर तो मिलेगा वो तो हमें पता है 125 में क्लियर लिखा है, लेकिन क्या मेजॉरिटी अटेन करने तक भी, मेजॉरिटी के बाद भी मिल सकता है। अनदर कंटेंशन जो अपीलेंट का था वो ये था, अगर वो किसी फिजिकल या मेंटल एब्नॉर्मलिटी से सफर नहीं कर रही है, क्या फिर भी शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द मेंटेनेंस जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। किसमें, सेक्शन 20 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में क्या वो ले सकती है मेंटेनेंस। ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 125 सीआरपीसी का जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव है वो है एप्लीकेंट को इमीडिएट रिलीफ देना, एक समरी प्रोसीडिंग्स में फटाफट क्विक रिलीफ देना है, स्पीडी प्रोसीजर है वो। जबकि जो सेक्शन 20 है आपका, जब हम 1956 के एक्ट के साथ पढ़ते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के साथ, तो वो बहुत बड़ा राइट है जिसको कौन डिटरमिन करता है, जिसको यहाँ पे सिविल कोर्ट देखती है। तो लार्जर क्लेम्स जो हैं, फॉर द लार्जर क्लेम्स, अगर बड़े क्लेम चाहिए उसको तो सेक्शन 20 प्रोसीडिंग नीड टू बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 20, उसके लिए उसको सेक्शन 20 में जाना पड़ेगा। कोर्ट ने अपील को डिसमिस करा। इट गेव लिबर्टी टू एपेलेंट कि अनमैरिड हिंदू डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर टिल शी इज मैरिड रिलाइंग ऑन सेक्शन 20 क्लॉज 3। 20 क्लॉज 3 में अनमैरिड डॉटर की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपने फादर से मेंटेनेंस ले सकती है। 20 क्लॉज 3 क्या कहता है, मतलब रीजन क्या प्रोवाइडेड क्या यहाँ पर है कि वो ये प्रूव कर दे, प्लीड कर दे कि भाई आई एम अनेबल टू मेंटेन, वो लड़की खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, एंड जिसके एनफोर्समेंट के लिए उसका एप्लीकेशन या सूट जो है सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में जाना जरूरी है। तो सेक्शन 20 में अगर वो ये प्रूव कर देती है मेंटेन नहीं कर सकती, तो सेक्शन 20 क्लॉज 3 में उसको मेंटेनेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट फिर अगेन डॉटर से रिलेटेड है क्या, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में, कि डॉटर्स के पास जो है कुपासनरी राइट्स होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर फादर वाज नॉट अलाइव। जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 जब आया जिसके चलते डॉटर्स को राइट दी गई, ठीक है, उसको कोपासनर बना दिया गया। कहा जा रहा है कि जब एक्ट आया उस वक्त अगर उसके फादर अलाइव नहीं थे फिर भी डॉटर की कोपासनरी राइट बनती है, क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि फादर अगर अलाइव है तब तो बात मिल रही है, लेकिन अगर फादर अलाइव नहीं थे तो क्या इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा ना। यहाँ पे बेंच थी जस्टिस अरुण मिश्रा की, जस्टिस एम आर शाह एंड जस्टिस अब्दुल नजीर की।
क्या बात हुई थी यहाँ पे? तो बेसिकली यहाँ पे 3 जजेस थी सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने कहा कि जो अमेंडेड प्रोविजन है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जो सेक्शन 6 है भाई, वो अब स्टेटस डॉटर को भी कोपार्टनर का देता है, जो बॉर्न हुई है अमेंडमेंट के पहले और अमेंडमेंट के बाद। ये साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, इन द सेम मैनर एज सन विथ सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटीज सन की है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज उसी के साथ सेम उसी स्टेटस पे डॉटर को भी रखता है, भले वो अमेंडमेंट के पहले पैदा हुई है, भले वो अमेंडमेंट के बाद पैदा हुई है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये भी कहा गया कि सिंस कोपार्टनरी राइट जो होती है वो बाय बर्थ मिलती है, तब सीधी सी बात है अगर लड़की पहले पैदा हुई थी अमेंडमेंट के पहले, तो फिर उस टाइम पे तो वो कोपार्टनर हुआ नहीं करती थी। अमेंडमेंट तो 2005 में हुआ है, तो क्या हम तब से कंसिडर करेंगे? क्वेश्चन यहाँ पे यही है। तो सिंस कोपार्टनरी राइट बाय बर्थ होती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि फादर जो कोपार्टनर हैं उनको 9 नवंबर 2005 को लिविंग रहना जरूरी था, मतलब कि लाइफ होना जरूरी था, ठीक है, जिंदा रहना जरूरी था। ये केस जो था इसने ओवररूल कर दिया जजमेंट को जो पास हुआ था फूलवती वर्सेस प्रकाश एंड दनम्मा वर्सेस अमर के केस में। कहा गया कि जो सेक्शन 6 के जो प्रोविजन है वो ना तो प्रोस्पेक्टिव और ना ही रेट्रोस्पेक्टिव है, बल्कि वो रेट्रोएक्टिव है। नाउ दिस इज समथिंग न्यू, यू शुड नो दिस। प्रोस्पेक्टिव होता है जब हम आगे से लागू होने की बात करते हैं, आगे से इन्फोर्स होगा। रेट्रोस्पेक्टिव होता है जब हम पीछे से इन्फोर्स होने की बात करते हैं। इस केस में कह रहे हैं रेट्रोएक्टिव। नाउ व्हाट इज दिस? रेट्रोएक्टिव का मतलब होता है इक्वल राइट ऑफ कोपार्टनरी डॉटर को दिया जाएगा 9 नवंबर 2005 से, लेकिन ये पास्ट इवेंट पर बेस्ड है। पास्ट इवेंट पे, दैट इज बर्थ ऑफ द डॉटर, है ना, क्योंकि वो पहले पैदा हो रही है, इसलिए हो तो एनफोर्स 2005 से रहा है, लेकिन वो पैदा पहले हुई है, तो एक तरह से रेट्रोस्पेक्टिव भी है, प्रोस्पेक्टिव भी है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं रेट्रोएक्टिव। तो इफेक्ट्स रेट्रोएक्टिव है, क्यों? क्योंकि एज इफ डॉटर वाज नेवर बोर्न देन द राइट्स वुड नॉट इवन एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। अगर डॉटर पैदा ही ना होती हो तो कोई यहाँ पे राइट्स होती ही ना, डॉटर क्योंकि पैदा हुई है इसी वजह से राइट्स हैं। नेक्स्ट आता है सुशीला अग्रवाल एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी एंड अनदर का केस। इसमें एंटीसिपेटरी बेल कहा गया कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक लिमिटेड नहीं रहेगी। मतलब एक बात हुई कि एंटीसिपेटरी बेल कब तक रह सकती है, तो कहा गया कोई फिक्स पीरियड इसका नहीं है। बेंच थी जस्टिस अरुण मिश्रा की, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। ये केस जो है एक टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पे लेके आता है जुडिशरी के सामने कि क्या एंटीसिपेटरी बेल जो 438 सीआरपीसी में ग्रांट करी जाती है, क्या इसको कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक लिमिट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड दैट कि ये जो एंटीसिपेटरी बेल है क्या इसको ट्रिम कर देना चाहिए व्हेन द कोर्ट समन द एक्यूज। क्या जब एक्यूज आ गया, जब कोर्ट ने एक्यूज को समन कर लिया, तो क्या इसको खत्म कर देना चाहिए? 5 जजेस बेंच ने यूनानिमसली, बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ उन्होंने अग्री किया कि एंटीसिपेटरी बेल का कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं रखा जाना चाहिए, एंड कुछ पेक्यूलियर केसेस में उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं एंड ऑफ द ट्रायल तक अपॉन द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। क्या समझ में आया कि जो 5 जजेस बेंच थी उन्होंने मेजॉरिटी में ये कहा कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रखना सही नहीं है, एंड कुछ पर्टिकुलर केसेस में चाहें हम तो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पर इसको हम ट्रायल तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ट्रायल के एंड तक इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 2 सेपरेट जजमेंट्स यहाँ पे प्रोनाउंस किए थे जस्टिस शाह एंड जस्टिस भट्ट ने। हाउएवर दोनों सिंक्रोनस थे एक दूसरे से, एंड अग्री किया था जस्टिस मिश्रा, जस्टिस बैनर्जी, जस्टिस सरन ने। जजमेंट अलग अलग हो सकता है, कुछ पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे यूनानिमसली अग्री किया था कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड सही नहीं है। अर्नब रंजन गोस्वामी, डेफिनेटली सबको पता होगा इस केस के बारे में, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स। यहाँ पे मल्टीपल एफआईआर्स को क्वैश करने की बात हुई थी, मतलब क्वैश करा था कोर्ट में। बेंच थी जस्टिस ऑनरेबल डॉक्टर चंद्रचूड़, ऑनरेबल मिस मल्होत्रा एंड ऑनरेबल मिस बैनर्जी। नाउ व्हाट वाज द केस? द पिटिशनर जो थे यहाँ पे अर्नब गोस्वामी थे, इन्होंने ये एलिज किया दैट विंडिक्टिव एंड मैलिशियस कैंपेन एक इनके अगेंस्ट लॉन्च किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग स्टेट्स पे, ठीक है, जो थोड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस से समवॉट रिलेटेड है। मल्टीपल एफआईआर्स यहाँ पे लॉन्च हुई थी अगेंस्ट द पिटिशनर, alleging that कि he was responsible for propagating the views of communal nature। इनके ऊपर ये लगता है चार्ज कि भाई ये कम्युनल नेचर का जो व्यूज है ना उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जर्नलिस्ट की राइट्स को यहाँ पे डिफेंड करते हुए अलाउ किया, ठीक है, इन्होंने डिफेंड किया एंड इन्होंने मतलब डिफेंड करा एंड डिसअलाउ कर दिया इन्होंने मल्टीपल कंप्लेन। इन्होंने कहा एक इंसान के लिए बार बार किसी जगह जाना पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल कंप्लेन को डिसअलाउ किया इनके अगेंस्ट, स्टेट करते हुए कि ये इसकी फ्रीडम को हिंडर करेगा
देयर बाय जितनी भी आइडेंटिकल एफआईआर थी मिलती जुलती उनको क्वैश कर दिया, एक्सेप्ट फॉर द वन जो महाराष्ट्र में लॉन्च हुई थी। However, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप बैक लिया by refusing to interfere with the case by disallowing the plea to seek transfer। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप पीछे लिया और उन्होंने कहा कि मना किया to interfere with the case by disallowing the plea कि क्या सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा nothing contained in the present judgment shall be construed as an expression of opinion on the merits of the allegation contained in FIR and that जो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को करते हो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रूटीन। हर केस ऐसे ही सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। जो प्रेसिडेंट्स है इस कोर्ट के वो एम्फसाइज करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो यूज की जाती है और ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि एक्यूज के पास कोई भी राइट नहीं है, हैज नो राइट टू डिटरमाइन द मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ कहा कि एक्यूज नहीं डिसाइड करेगा कि इन्वेस्टिगेशन का मोड क्या होना चाहिए। तो ये रहे आपके 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हम पढ़ेंगे, 2020 के हम सारे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है। अगर आप इन जजमेंट्स को ऑलरेडी जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते थे, आपने इनको नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा जाके डिटेलिंग एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा किसके बारे में है, जरूर आपके काम आ सकते हैं। 20, 21, 22, 23 के जजमेंट्स तो आपको करके जाने ही है अगर आप क्लैट पीजी का एग्जाम सोच रहे हैं देने को। इसी तरीके से और यूजफुल सेशंस लाती रहूंगी। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड जी हाँ, अगर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा और अगर आने वाले समय में आप क्लैट पीजी देने वाले हो तो भी आप ही के लिए बेनिफिशियल है। तो एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय करिए अपनी दिवाली, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।